सिंह साहब, अभी हाल के दिनों में जो कुछ हमने अमेरिका में देखा, जिस तरीके से पूरा कोरोना ने पूरे इलेक्शन को वहाँ इन्फ्लुएंस किया, फिर उसके बाद में वहाँ एक कैंपेन चली ब्लैक मैटर्स करके, और आखिर में जो अभी चंद दिन पहले जो हमने तस्वीरें देखी कि जब वो रिज़ल्ट आया तो पूरी दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के अंदर जो आगजनी देखी, इसमें एक भी चीज़ समझ में आती है कि जो फैक्टर्स हैं, जो उनके अपोनेंट हैं, डेमोक्रेट्स हैं या और दूसरे लोग हैं, उनका ट्रम्प से वो ख़िलाफ़ हैं, राजनीतिक तौर पे ख़िलाफ़ हैं, आइडियोलॉजिकल लेवल पे भी ख़िलाफ़ हो सकते हैं। लेकिन एक अजीब हमने एक सिंड्रोम ये देखा कि अमेरिका के तमाम सारे लोग और तमाम दूसरी चीज़ें और दूसरे फैक्टर दुनिया के ट्रम्प के ख़िलाफ़ हो सकते हैं। लेकिन भारत में एक पूरी लॉबी थी, वो ट्रम्प के खिलाफ क्यों थी? आखिर उनका ट्रम्प से क्या संबंध था? और वो ट्रम्प को अपनी मुखालफत या अपना गुस्सा दिखा करके क्या कोई और टारगेट था, या ट्रम्प के बहाने भारत के अंदर कुछ वैसा ही माहौल पैदा करने की कोशिश थी? ये कौन से कारण लगते हैं आपको? शायद ये मोदी जी का कोलैटरल गुस्सा ट्रंप पे, मतलब कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, वही वाली बात है। और आपने सही कहा, जो अमेरिकन जो वहाँ की अपोजिशन है, विपक्ष जो है, उसका मान सकते हैं, बिडेन का गाली देना मान सकते हैं, नैन्सी पेलोसी जो स्पीकर है, नैन्सी पेलोसी, उनका मान सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि उनके और ट्रंप साहब के संबंध कभी भी मधुर नहीं रहे। एक दुश्मनी जैसा करेक्ट। व्यवहार रहा पूरे उनके राष्ट्रपति के कार्यकाल में। लेकिन ये भारत में वही कोलैटरल वाली बात है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। और देखिए, गाली देते देते ये लोग उसको ये भी कहने लगे कि ये तो पागल आदमी है, इसके हाथ से वो जो परमाणु परमाणु जो पूरी जो वेपन्स हैं, हथियार हैं, उसका जो बटन है। उसका नियंत्रण इनके हाथ से ले लेना चाहिए, इत्यादि इत्यादि बातें। लेकिन जरा मैं लोगों को याद दिला दूं, और ये ऐसे सेलेक्टिव तौर पे यादाश्त खोना भी अच्छी बात नहीं है। हम्म। वो ऐसे सेलेक्टिव तौर पे यादाश्त खोएंगे तो कहीं वाकई में अपना यादाश्त ना खो बैठे हम्म लोग। हम्म 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 तो आप थोड़ा इसके पहले का वो जो ब्लैक्स ऑल्सो मैटर का जो प्रोटेस्ट हुआ था, उस ओर ध्यान लगाए। मैं भारत में बैठा हुआ एक आम भारतीय, जो भी वहाँ उस समय वहाँ जो घटनाएं देख रहा था ब्लैक्स ऑल्सो मैटर के तहत, किस तरीके से जो वहाँ का प्रजातंत्र का सबसे बड़ा, जो कांग्रेस के बाद कहें अगर कोई सिंबल है प्रजातंत्र का, वो है व्हाइट हाउस, उसको सीज में किया गया। वहां के लोग जो बैठे हुए थे, आपको मालूम है कुछ लोग अंडरग्राउंड बंकर्स में चले गए थे, वहां पे खतरा इतना बढ़ गया इतना था। बढ़ गया था, दैट्स राइट। और वो भी लोग ना भूलें कि ट्रंप साहब को बाइबल ले अपने हाथ में लेके बाहर आना पड़ा था। और यहां तक कि मैं बात कहूं कि आ, पहली बार मुझे लगता है कि किसी राष्ट्रपति ने ये सुझाव दिया कि अगर ज़रूरत पड़े तो हम मिलिट्री को भी डिप्लॉय कर सकते हैं। तो हालात इतने बड़े बिगड़ गए थे। ये तो सिर्फ एक जगह की बात है साहब, वो जो राइट्स जिसको बोले, मूवमेंट भी नहीं था, वो राइट्स था, वो तो कंट्री वाइड राइट्स था, वो सभी जगह पूरे अमेरिका में हो रहे थे। और जितने वहाँ के पुराने स्टैचूज थे पार्क्स में, जो वहाँ के जो आर्किटेक्ट्स रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, जिनका श्रेय जाता है, जिनको वहाँ पर प्रजातंत्र स्थापित करने के लिए, उन लोगों की मूर्तियाँ भी आपने गिराई, उसको वैंडलाइज किया, और उसमें जॉर्ज वाशिंगटन को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। तो आपको लगता है कि जॉर्ज वॉशिंगटन की मूर्ति को गिराने वाले लोग वहाँ के आर्कि और दूसरी जो मूर्तियाँ थी, जो अमेरिका की पहचान हैं, जो अमेरिका के दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र की गवाही देती हैं, ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि ओवर द टाइम अमेरिका के अंदर वो फोर्सेस आईं
जो अमेरिका का सत्ता व्यवस्था, वहाँ का सिस्टम, वहाँ की नॉलेज लेना चाहते हैं, लेकिन कहीं उनके दिमाग में उस मुल्क को अपनी एक विचारधारा से चलाने की कहीं सोच है, जिसके लिए उन्होंने ये सब किया। तो जो अमेरिकन ओरिजिनल है वो तो नहीं वाशिंगटन की वो मूर्ति तोड़ेगा, क्या आपको लगता है ऐसा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि दुनिया के जितने स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट हैं, जो भी रिस्पेक्टेबल एनालिस्ट हैं, उन सब का यही विश्लेषण है, अगर वो चाइनीज़ पेड एजेंट नहीं है तो, कि ये जो बायोलॉजिकल वॉरफेयर जो हुआ था, कोविड कोविड एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर था अनलीश्ड बाय चाइना। और अगर आप पूरी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में जाएं तो आपको इस पर कई इस आपसे भी चर्चा हो चुकी है, कई इस पर आर्टिकल्स आए हैं, तो उसमें कोई संदेह नहीं है, कोई शक नहीं है। पूरा यूरोपियन वर्ल्ड इसकी पुष्टि करता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अगर आप ये भी समझते हैं कि अगर उनके इनमिकल रिलेशंस हैं, वो उनके आपस में उनकी दुश्मनी है, तो वो ऐसा कह रहे हैं, लेकिन बाकी दुनिया और हमारे यहाँ भारत में भी जो भी एक जिम्मेदार एक विश्लेषक है, वो यही बात आपको कहेगा, इस बात की पुष्टि करेगा कि ये कोविड जो है ये एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर था। अगर आप पूरे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को देखें, आप पूरे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को, तो सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जो इंडो पैसिफिक रीजन में जो डिप्लॉयड थे, अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर, एक का नाम था थियोडोर रूजवेल्ट और दूसरे का रोनाल्ड रीगन। अब ये जो कैरियर ग्रुप्स जो हैं, ये इनमें मतलब ये इनमें बहुत पंच है, इनमें बहुत ही मिलिट्री पंच होता है, और ये उस एरिया में ये अग्रसर थे, सक्रिय थे उस एरिया में। इन दोनों को इन्होंने इनको पैरालाइज करने की कोशिश की। चाइनीज़ ने, वो कोविड स्ट्रक हो गए, कुछ दिनों के लिए वो पैरालाइज हो भी गए थे, लेकिन चाइनीज़ को ये उम्मीद नहीं थी कि इस अटैक से वो इतनी जल्दी उभरेंगे। तो जब वो उभर के आते हैं तो उसके बाद से आपने देखा कि ये कोविड पहुंचा वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, और मेरा अपना ये मानना है कि एक्चुअल टारगेट था ट्रंप। बाकी जो देश या बाकी जो दुनिया, यूरोप या बाकी जो देश इससे प्रभावित हुए, वो कोलैटरल डैमेज था। और यूं कहें कि एयरक्राफ्ट कैरियर से होते होते ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर जो था, ये पहुंच गया आपके बैलेट बॉक्स तक। पुष्पेंद्र जी, आप इस बात को नहीं नकार सकते हैं कि कोविड के कारण वोटिंग के जो तरीके थे उसमें अभूतपूर्व बदलाव लाए गए। अमेरिका के इतिहास में इतने बड़े पैमाने पर कभी भी पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल नहीं हुआ था। आशंका थी, तो इस किस्म की शक शुबा तो ट्रंप लगातार कर ही रहे थे। जी जी जी, वो पहले से कह रहे थे, वो पहले से कह रहे थे। लेकिन उस समय आप देखिए, ये पूरा जो वहाँ का मीडिया था, और आपको मालूम है कि जो अमेरिकन मीडिया है अभी चाइनीज़ ने, वो पूरा कंट्रोल है चाइनीज़ का वहाँ पे। और अमेरिकन मीडिया ने तो उनको वो तो उनके जो चांसेस थे ओपिनियन पोल्स में, उनके चांसेस का तो वो मजाक उड़ा रहे थे। वो कह रहे थे, वो तो ऐसे दर्शा रहे थे कि जैसे कोई फाइट ही नहीं है, ये बिल्कुल एक तरफा ये चुनाव है। आप कोई किसी भी वॉशिंगटन पोस्ट ले लीजिए, न्यूयॉर्क टाइम्स ले लीजिए, वो इस तरह का वो ओपिनियन पोल दिखा रहे थे, लेकिन रिजल्ट तो कुछ और हुआ। रिजल्ट तो आपको मालूम है कि अगर आप नॉर्मल वोट्स पे जाएं तो ट्रंप, इसमें कोई संदेह की नहीं है कि ही शुड हैव बीन डिक्लेयर्ड द विक्टर। चलिए, मैं वो उसके बारे में मैं नहीं बात करता हूं, लेकिन
लेकिन एक सीक्वेंस है। इस बात को तो आप नहीं नकार सकते ना कि पूरे जो चुनाव व्यवस्था जो थी उसमें एक अभूतपूर्व अनप्रेसिडेंटेड उसमें बदलाव था। तो क्या उस बदलाव से किसका नफा हुआ, किसका नुकसान हुआ? ऐसा तो हो नहीं सकता है कि दोनों बिल्कुल बराबर ही इफेक्ट हुए। मैं नहीं मानता इस बात को। तो ये देखिए वहां पे है क्या कि 70 की दशक में, 71 में, जब कोल्ड वॉर अपने पीक पे था, शीत युद्ध अपने जी पीक जी पे जी था, जी। तो उस समय प्रेसिडेंट निक्सन जो है वो रीच आउट किए वो चाइना को। उस समय जब ये बिल्कुल एक हर्मिट किंगडम माना जाता है था नॉर्थ कोरिया की तरह, तो ये एक बहुत बड़ा ये डिप्लोमेटिक कू माना जाता था उस समय हेनरी किसिंजर का बहुत बड़ा रोल हाँ, था यस यस, उसमें। वेरी फेमस नेम। और ये भी आपको बता दूं कि इसमें याहिया ये जो रिप्रोचमा हुआ था, दोनों का मिलाप जो हुआ था, जो कि असंभव माना जाता था, वो मिलाप में याहिया खां का भी बहुत बड़ा हाथ था। अच्छा। और एक कारण कहते हैं कि भारत में जो जिस तरह की याहिया खान ने भारत के खिलाफ जो युद्ध हुआ 71 का, और जो उनके बांग्लादेश में जो नीतियां बनी ईस्ट पाकिस्तान में, उस समय के ईस्ट पाकिस्तान में, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि याहिया खान ने एक इंटरनेशनली एक बहुत बड़ा भूमिका चाइना और यूएस को पास लाके मिलाप करवा के किया था। तो वो तो सोचते थे कि मतलब मैं बिल्कुल उस वाले मतलब बड़े लीग में हूं मैं, ठीक है। लेकिन शायद इसी कॉन्फिडेंस में उन्होंने ये सारी जो अपनी नीतियां जो अपनाई ईस्ट पाकिस्तान में, जो वहाँ पर एट्रॉसिटीज़ हुए और जिस तरह से ब्रुटलाइज किया गया वहाँ, खैर वो दूसरी बात। लेकिन क्या होता है 71 के बाद कि लोग कहते हैं कि माओ ने, अगर इनकी माने चाइनीज़ की, तो वो कहते हैं कि माओ ने हमें खड़ा होना सिखाया, डेंग ने हमको अमीर बनना सिखाया, और शी जिनपिंग जो है वो हमको मजबूत होना सिखा रहा है। ठीक है ना? ये संक्षिप्त में आपको इतिहास बता रहा हूँ चाइना की। तो डेंग ने इनको अमीर बनाना सिखाया। तो जब ये धीरे 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 जब ये अमीरी की तरफ, जब पैसे आने लगे, वहाँ के जो अमीरी है, ऐसा नहीं कि वो कॉमन मैन तक वो अमीरी बिल्कुल परकोलेट की है, वो नहीं है, लेकिन पैसा है उनके पास, सरप्लस पैसा है चाइना। तो जैसे जैसे उनके पास पैसा आते गया, वो वहाँ के जो टारगेट कंट्रीज़ हैं वहाँ की राजनीति को ये इन्फ्लुएंस करने की क्षमता जो है इनकी, वो बढ़ती गई। और वो क्षमता हमने श्रीलंका में देखा, जब ये राजपक्षे साहब आए थे पहली बार, थैंक यू चाइना के बोर्ड सभी जगह लगे हुए थे, जी जी जी। थैंक यू चाइना, थैंक यू पाकिस्तान। हमने मालदीव्स में देखा, खैर हमने वो जो स्थिति थी उसको वापस भारत ने बदल पक्ष दिया। में बताइए। हाँ, लेकिन मैं उस समय मालदीव्स गया था, और वो तो ऐसे लग रहा था कि कुछ ही दिनों में जैसे पूरा मालदीव्स चाइनीज़ कॉलोनी बन जाएगा। फिर हमने बांग्लादेश में देखा, उन्होंने बहुत कोशिश की, वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि उनको वहाँ पे किसी बड़े पोर्ट में, वो चाहे वो चिटागोंग हो या सोनादिया हो, वहाँ पर उनको फुटहोल्ड मिले। तो इस तरीके से ये जो रेजीम चेंज, नेपाल में आपने देखा उन्होंने किस तरह से रेजीम चेंज करवाया। ये तो मैंने तो जो किताब लिखी है नेपाल पे, द मेकिंग ऑफ नेपाल, अनमेकिंग ऑफ 2010 में मैंने लिखा था, और मैंने कहा था कि आप देखना कि ये दोनों पार्टियां, ये चाइना परस्त पार्टियां हैं, दोनों एक दूसरे रूट से जा रही हैं ये, और ये मिल जाएंगी जाके। और वही हुआ वहाँ पे। और अभी भी आप दखल अंदाजी देख रहे हैं, उनकी जो महिला जो एम्बेसडर हैं, उनका क्या रोल रहा है। अभी उनके वाइस मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स आए हुए थे कि डूबती हुई सरकार को किस तरह से मतलब बचाया जा सके।
तो ये रेजीम चेंज करने का जो ये क्षमता, ये बढ़ते 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 ये अमेरिका तक पहुंच गई। तो आप अगर ये कहते थे, आपको याद है ना ये कितनी इंक्वायरी बैठाने की बात हुई, इन्वेस्टिगेशन की बात हुई कि ट्रंप की जो जीत हुई है वो पुतिन, रशिया ने करवाया था, पुतिन का इसमें बहुत बड़ा रोल था। था। यस। तो ये बताए ना कि ये जो जीत हुई है, इसमें किसका रोल हाँ, है? इसमें किसका रोल है, इसमें किसका रोल है, ये बताएं। और तभी पुष्पेंद्र जी, जो ये सवाल आपने पूछा कि हमारे यहाँ लोग क्यों खुश हैं, वो वही वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी है। लेकिन सिंह साहब, इसमें एक जो मैं हिंदुस्तान के पॉइंट से जानना चाहता हूँ कि आप जो ये कह रहे हैं कि पूरा एक डिज़ाइन करके एक वायरस क्रिएट किया गया और आपने फैलाया, लेकिन उस सबके टारगेट में अमेरिका था। और पहले तो मिलिट्री पावर्स के बीच में झगड़ा होता था, लेकिन अब इकोनॉमिक पावर बनने के लिए है। ऐसे में अगर हम इस पूरी बात को देखें तो जो अमेरिका में हो रहा है वो करीब करीब भारत में हो रहा है। भारत के अंदर भी 70 सालों के बाद एक ऐसा शख्स आया जिसने कहा इंडिया फर्स्ट। अमेरिका में भी लगातार ये होगा इंडिया यूएस फर्स्ट पॉलिसी, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी। तो अगर हमारे पड़ोस में बैठा हुआ एक ऐसा जिसे कह सकते हैं कि मुल्क जो लगातार, जिसके यहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ आजीवन प्रेसिडेंट बना दिए जाते हैं, वहाँ लोगों के लिए आंसरेबिलिटी नहीं है, वहाँ कोई आंदोलन नहीं कर सकता, भारत के अंदर जो स्थितियाँ बन रही हैं, हम ये मानते हैं कि जो आपकी बात है कि इस बायोलॉजिकल वेपन से आपने पूरे अमेरिका के इलेक्शन को, गलत सही अब ये दुनिया बाद में डिस्कस करती रहे, लेकिन वहाँ ट्रंप हट गए। भारत उससे ज़्यादा आसान लगता है, क्योंकि भारत में तो पहले ही चाइना के आने से पहले या चाइना के ताकतवर होने से पहले ही यहाँ भारत विरोधी ताकतें एक बड़े उसमें हैं। हमने शाहीन बाग देखा कैसे चला इतने लंबे समय तक, सुप्रीम कोर्ट की उन लोगों ने नहीं मानी, पुलिस की उन्होंने नहीं मानी, और सरकार ने एक ऐसा लॉ जो संविधान में, संसद में पास हुआ। तो यहाँ भी तो इकोनॉमिकली भारत को मजबूत बनाने की इस सरकार की, प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो सरकार है वो इसमें लगी हुई है। तो यहाँ हमारे यहाँ बैठे बैठे चाइना क्या भारत की राजनीति को, भारत की व्यवस्था को, भारत में इंटेलेक्चुअल्स को, भारत में मीडिया को, हमें याद है कि डोकलाम के ज़माने जब चल रहा था मामला, तो हमारे देश के लीडिंग न्यूज़पेपर में एक एक पेज का विज्ञापन आ रहा था चाइना का। बिल्कुल सही। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, तो ये हमारे लिए बड़ा खतरा नहीं है, क्योंकि आज ताकतें चाहे किसान आंदोलन के माध्यम से बैठें या किसी और दूसरे माध्यम से हो, तो ये अमेरिका तो समझ में आता है बहुत दूर है, लेकिन हम तो बराबर में हैं। और हमारे यहाँ तो चाइनीज़ लॉबी बहुत स्ट्रांग है। हमारे यहाँ तो ऐसे नेता पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं जिन्होंने पार्टी टू पार्टी उनसे संबंध कर रखा है। ऐसे नेता चाइना में बैठे हुए, हमारे यहाँ बैठे हैं जो 1962 में उनका वेलकम कर रहे थे, जो आज भी चाइना के सपोर्ट में खड़े थे। तो भारत के नुक्ते नज़र से अगर ये चलता है तो इंडिया फर्स्ट, भारत मजबूत, ये कितना हमारे लिए बड़ी चेतावनी और ख़तरा है। देखिए, पहली बात, अगर ट्रंप साहब ने अमेरिका फर्स्ट का नारा दिया, क्या गलत था नहीं, उसमें? उसमें कोई बुराई नहीं, वो अपने मुल्क का ही नारा देंगे। आप बताइए कि मैंने कहा कि पूरे ग्लोबल सिस्टम में उसको लाने वाला अमेरिका था 71 में, चाइना को, ठीक है ना, निक्सन के ज़माने में। इट वॉज अशर्ड इनटू द ग्लोबल सिस्टम थ्रू द एजेस ऑफ अमेरिका, वरना पॉसिबल नहीं था वो। एक बार जब वो ग्लोबल सिस्टम में घुस गया, उसके बाद उसने पूरे ग्लोबल सिस्टम को दूषित करना शुरू कर दिया। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जो जो आप, मतलब ये कोई चीज़ नहीं मानना है साहब। बाद में आखिरी में आपने देखा कि ये साउथ चाइना सी में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का एक रूलिंग आया उसके अगेंस्ट। फिलीपींस गया हुआ था आईसीजे में, उसके खिलाफ रूलिंग आया, कहता हम नहीं मानते जी। तो पूरे उसके घुस के ग्लोबल सिस्टम में घुस के उसको इसने पोल्यूट करना शुरू किया। इस पोल्यूशन का सबसे बड़ा विक्टिम ओवर द इयर्स, जैसे जैसे साल गुजरते गए, वो अमेरिका हुआ। तो आप कह रहे हैं इस भस्मासुर को अमेरिका ने पैदा किया? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। बड़ा अच्छा शब्द आपने कहा, ये भस्मासुर। अब ये भस्मासुर से डील करने के लिए किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट का की हिम्मत नहीं थी, उसको गट्स नहीं था।
वो कभी वो हौसला जुटा नहीं पाया, क्योंकि वो पूरे सिस्टम में इतने वो इनमेश हो गए थे कि बहुत मुश्किल हो गया था। सब चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ पर बड़ी मात्रा में अपने पीएलए के लोग, चाइनीज़ पीएलए के लोग वहाँ जाके कोर्स करने जाते थे, और उनको कोई कुछ पढ़ना लिखना उनको नहीं था। वो सिर्फ अमेरिकन सिस्टम में घुस रहे थे। उसको वहाँ से ट्रंप ने इनको निकालने की, उसको एक्सट्रिकेट करने की कोशिश की। बात यहाँ तक के बढ़ गई कि जो ट्रेड बैलेंस जो था वो $500 बिलियन चाइना के फेवर में चला गया। $500 बिलियन। तो किसी ने तो उसको एक्सट्रिकेट करना था उससे। तो ट्रंप ने जब एक्सट्रिकेट करने की कोशिश की तो आपने उसको मिलिटरीली उसको टारगेट किया बायोलॉजिकल वॉरफेयर से, जो मैंने इंडो पैसिफिक रीजन में, और उसके बाद आपने बैलेट बॉक्स में वहां पर करने की कोशिश की। और जब कोलैटरल डैमेज की बात करते हैं तो ये समझ जाइए कि भारत भी, जो मैंने कहा, वो कोलैटरल डैमेज का ही एक हिस्सा था। भारत पर उन्होंने कोविड को कोलैटरल तरीके से आया, और साथ साथ वो लद्दाख में जो एग्रेसिव पोस्चर था वो भी इसीलिए किया गया। लद्दाख में इसलिए किया गया कि ताकि आपको डराया जा सके कि आप कृपया ये इंडो पैसिफिक, यूएस स्पॉन्सर्ड इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का हिस्सा ना बने। उसके लिए ये करवाया गया। मैं शुरू से इस बात। दूसरा क्या है कि ये भारत ही एक ऐसा देश है जिसको चाइना समझता है कि ये हमारा कॉम्पिटिटर है इस रीजन में, एशियन रीजन में मुख्य कॉम्पिटिटर। क्योंकि हम सबसे ज़्यादा, अगर हमने किसी ने ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव के खिलाफ आवाज़ उठाई है, उसको हमने नकारने की बात अगर हो तो वो भारत नहीं की है। उसको वो चीज़ बहुत नागवार गुजरा है ये चाइना के ऊपर में। क्योंकि अगर भारत का ये रवैया रहा तो चाइना नेपाल कॉरिडोर में, इकोनॉमिक कॉरिडोर में दिक्कत होगी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में दिक्कत होगी, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर में उसको दिक्कत हो गई। और जो हम इसीलिए जो सड़क बना रहे थे, जो सड़क का हम निर्माण कर रहे थे, ये आपके दरबुक से ये डीबीओ तक का, उसको यही लग रहा था कि यहाँ तक सड़क पहुँच जाएगी तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर ये बड़ा बुरा असर डालेगा। लेकिन मोदी साहब जब कुछ ठान लेते हैं तो वो छोड़ते नहीं हैं। वो सड़क जो है उसका कंस्ट्रक्शन जो है वो जारी रहा। अब जब मैं आपको कह रहा था कि उनकी क्षमता हो गई थी ये पैसे के कारण और अपने वर्चस्व के कारण और अपने एग्रेसिव पोस्चर के कारण कि वो रेजीम चेंज कर सकें, यानी कि सरकारें बदल सकें वो, तो कहीं कहीं पे वो सफल हुए। मैंने आपको उदाहरण दिया भी। उसी सिलसिले में आपका जो ये पीएम एस्पिरेंट, जो ये क्या राहुल गांधी, ये उसी सिलसिले में चोरी छुपके डोकलाम क्राइसिस में ये चाइनीज एम्बेसी में जा रहा था ये, क्योंकि इनको कहीं ये कहा। अब ये 2008 में एमओयू साइन किए थे, उसके बारे में तो अभी पता चला, अभी हमको पता ही नहीं था। तो माता जी भी मिली थी, और वो आपने वो तस्वीरें देखी होंगी। जी जी। वो तस्वीरें तो पब्लिक डोमेन में छुपे तरीके से आई हैं, इन्होंने तो कोई उसको रिलीज़ किया नहीं है। तो ये माँ बेटे ने चाइना से मिलके, इन्होंने यही इनकी उम्मीद थी कि हम चाइना से मिल जाएंगे तो वो रेजीम चेंज करवा देगा और उसके मदद से हम प्रधानमंत्री बन सकते हैं, हमारी सरकार बन सकती है। अब
हर बात को, अब ट्रंप वाली बात को मैं कहूँ बायोलॉजिकल वॉरफेयर, तो आप भी तो बड़ा कन्वीनियंट है कहना। हाँ, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है, कंस्पिरेसी थ्योरी है, बड़ा ये टू कन्वीनियंट, यस, कन्वीनियंट है, ठीक है ना। लोग आसानी से खारिज एक कर देते कांग्रेस का नेता लिटरली ही वाज कॉट विथ हिज पैंट्स डाउन, हैं। उसको भी आप कॉन्स्पिरेसी, वो तो हमने अपनी आंखों से देखा ना, यस यस यस। उसको भी आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बता देंगे। एक एक नेता की पत्नी की दिन दहाड़े मर्डर हो जाती है, सबको मालूम है क्या क्या हकीकत है, हम कुछ बोलते हैं तो आप कहेंगे कि वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। तो अगर ये नालायक अगर उस समय इसकी वो छुपे तरीके से डोकलाम क्राइसिस के दौरान जाने वाली तस्वीरें अगर नहीं निकलती, तो अगर कोई ये इल्ज़ाम लगाता तो ये कहते कि आप तो कोई ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। उसको कहा जाता कि तुम्हारी माता ने भी एमओयू साइन किया है जाके वहां पे, तो कहते कि वो भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। और अब जब तस्वीरें आ गई हैं पब्लिक डोमेन में, तो मुझे तो हैरानी है कि आखिर इस उसमें है, उसके कंटेंट्स क्या हैं वो एमओयू के, वो तो कम से कम भारत की जनता को बताया जाना चाहिए। सिंह साहब, इस पे आप विस्तार से कई बार मैंने देखा, टेलीविजन डिबेट पे भी बोलते रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि भारत की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी इस मामलात में सीधे तौर पे शामिल है। अब उसमें कुछ बचा नहीं, 2008 में उन्होंने क्या किया, डोकलाम में क्या किया, राजीव गांधी फाउंडेशन को कैसे, ट्रस्ट को में से पैसा मिला, वो सारी चीज़ ठीक है। लेकिन भारत की सरकार, अमेरिका ने वो डील नहीं कर पाया और चाइना ने वहाँ सरकार पलट दी। भारत के अंदर तो उससे भी सस्ते में लोग बिकने के लिए तैयार हैं। मेरा जो कंसर्न है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है और जिस तरीके से चाइना का कश्मीर में रोल है, कश्मीर के अंदर चाइना अपनी भूमिका निभा रहा है, और आप कश्मीर के अंदर वहाँ कई बार ये हुआ कि बिना, चाइना इज़ ए बिगेस्ट फैक्टर ऑल्सो। और क्या वजह है कि वही पार्टी या वही दोनों ख़ानदान, फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी जो हैं, एक तरफ एक समझौता करता है, ट्रस्ट में पैसे लेता है, और वही उनका रिश्ते का भाई फारूक अब्दुल्ला जो है वो कहता है हम चाइना की मदद से 370 हटाएंगे। सो मेरा कहना है कि आपके यहाँ तो रेडीमेड लोग मौजूद हैं, और अभी 4 साल आपका नेशनल इलेक्शन होना है, यूपी में इलेक्शन होना है, तो ये ताकतें जो भारत में नेशनलिस्ट फोर्सेस जो इमर्ज कर रही हैं, उनको नुकसान पहुंचाना, उनको खिलाफ डैमेज करना, इसके लिए भारत की सरकार को क्या सलाह या भारत राष्ट्र को क्या सलाह देना चाहते हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने तो साफ साफ कहा कि भाई लोकल फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट। तो क्या इकोनॉमिक इस वॉर में भारत चाइना के लिए बहुत एक आसान हो सकता है कि यहाँ सारी गड़बड़ी कराए, यहाँ के जो सरकारें हैं, खासतौर से नेशनलिस्ट फोर्सेस हैं, उनको डैमेज करे? क्योंकि यहाँ तो एक बड़ा, जिसे कह सकते हैं, जिहादियों का और नक्सलों का और माओइस्टों का एक ज़बरदस्त गठजोड़ है। इस देश में तो नक्सल्स की सरकारें बनती हैं, और जो आदमी खूनी खेल खेलता है वो एक राज्य का, आपका फाइनेंस मिनिस्टर बन जाता है। तो ऐसे में भारत के लोग क्या करें? क्योंकि सरकार अपना करेगी, भारत के लोगों की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? क्योंकि हम अगर वक्त से पहले आप नहीं बताएंगे तो मैं समझता हूं कि फिर हमारे यहाँ एक कन्फ्यूजन होगा, और यहाँ भी चलेगा मुसलमान मैटर्स, और मुसलमान के साथ ये एंड हग मी, आई एम नॉट ए टेररिस्ट, दिस काइंड के जुमले चलेंगे। उसके लिए आप क्या कहना चाहते नहीं, अभी हग मी कोई नहीं बोलेगा, कोविड दैट्स राइट सर। नहीं, मैं कह रहा था कि देखिए, ये जब आपने बात की कश्मीर के बारे में, तो मैं हमेशा वो नईम अख्तर का जो उनका एजुकेशन मिनिस्टर, हाँ, एब्सोल्युटली, पीडब्ल्यूडी ही मिनिस्टर एक्सेप्टेड पब्लिकली, यस, चाइना इज अ उसने कहा फैक्टर, कि नहीं, इज द मेन फैक्टर, यस, मेन फैक्टर, यस यस। और बाकी भी आप देखोगे कि जितने, जैसे फारूक अब्दुल्ला का तो इन्होंने अपने हवाला दिया, तो ये या तो पाकिस्तान की दुहाई देते हैं, और या नहीं तो ये चीन से डराने का आपको काम करते हैं, जितने ये लीडर्स हैं। तो आपने वो देखा कि उन्होंने कहा कि भाई चीन ये करेगा, चीन वो करेगा, और जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, उसमें तो फारूक अब्दुल्ला ने यहाँ तक कह दिया था कि पीओके तुम्हारे बाप का है। पता नहीं उनके बाप का, नहीं, वो अपने बाप के भी हैं कि नहीं, ये पता नहीं है। ये
तो उन्होंने ये भी कहा था। लेकिन देखिए मुख्य मुख्य बात क्या है, बुनियादी बात क्या है? बुनियादी बात है पुष्पेंद्र जी की, और मैं जितने हमारे फौजी भाई हैं, जो हमारे सिक्योरिटी प्लानर्स हैं, स्ट्रैटेजिक थिंकर्स हैं, जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट्स हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो इस बात पे थोड़ा गौर फरमाएं कि जब आप भारत में थ्रेट परसेप्शन की बात करते हैं तो थ्रेट परसेप्शन किससे है और कौन सी फिनोमिनन से है? आपको थ्रेट पाकिस्तान और चाइना से नहीं है, क्योंकि चाइनीज जो ट्रूप्स हैं या चाइनीज की मिलिट्री जो है वो तो तिब्बत में बैठी हुई है, तो तिब्बत से आपको कोई थ्रेट तो हो नहीं सकता है। पाकिस्तान से आपको इसलिए खतरा है क्योंकि वो एक जिहादी कंट्री है। तो आप पाकिस्तान दी टेरिटरी और चाइना दी टेरिटरी के साथ युद्ध जैसी स्थिति नहीं बनी हुई है। आप युद्ध कर रहे हैं जिहादिज्म से और कम्युनिज्म से। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जिहादिज्म से या कम्युनिज्म से। क्या 47-48 वॉर में जिहादिज्म मुख्य कंपोनेंट नहीं था? एब्सोल्युटली था, बिल्कुल था। क्या 65 वॉर में मुख्य कंपोनेंट नहीं था? क्या 71 वॉर में नहीं था? और उसके बाद से जो पिछले 3 दशक से जो ये प्रॉक्सी वॉर चल रही है, क्या आप पाकिस्तान दी टेरिटरी से आप लड़ रहे हैं? नहीं, आप पाक स्पॉन्सर्ड जिहादिज्म, नॉट टेररिज्म। नॉट टेररिज्म। टेररिज्म तो जिहादिज्म में इनहेरेंट है, वो तो 1400 साल से है। वो तो इस्लाम का हिस्सा है। हाँ, ये मत बोलिए कि ये पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। No, no. इट इज पाक स्पॉन्सर्ड जिहादिज्म, और उसमें टेररिज्म इनहेरेंट है। आप उससे लड़ रहे हैं। मैंने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान के लिए कोई नहीं लड़ता है, वो केवल इस्लाम के लिए लड़ता है। That's right. वहाँ की फौज भी इस बात को जानती है, और वही उसकी मजबूरी है कि वो बिना मौलाना मसूद अजहर, हफीज सईद, जैश मोहम्मद, लश्कर तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, उसके बिना उसका काम चल ही नहीं सकता है उसका। तो ये इस चीज को कृपया लोग समझ लें। वरना आप बताइए कि अगर चाइनीज नहीं बैठे होते, अगर ऑक्यूपाई नहीं किया होता तिब्बत में, तो आपको तिब्बत से तो कोई प्रॉब्लम था नहीं। तिब्बत में तो हमारी आस्था ही वहीं से शुरू होती है। आपकी आस्था वहीं से शुरू होती है। कैलाश मानसरोवर, जो आपका ब्रह्मपुत्र, जो सबसे बड़ा सबसे बड़ा ये है वहाँ। यस, राइट राइट। हमारी आस्था वहां से शुरू हुई है। आपको ये मैं लोगों को बता दूं कि जब अंग्रेज आए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी में कुछ ऑफिशियल्स आए, और उसमें कई लोग जो थे बड़े उनको क्यूरियोसिटी थी यहाँ के इतिहास के बारे में, क्योंकि मुसलमानों ने तो सब कुछ दबा दिया था, पर ख़त्म ही कुछ हमारी धरोहर बच गई थी कि जो कि जंगलों में लुप्त हो गई थी। फिर उसको उन्होंने, जैसे कि अजंता एलोरा और ये आपके खजुराहो वगैरह, ये निकाला उन्होंने, तो सब कुछ खत्म हो चुका था। इन लोगों ने जब बहुत रुचि ली आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, और जब वो रिकंस्ट्रक्ट करने लगे भारत के इतिहास को, तो बड़े बड़े गैप्स आ जाते थे। ये भी नहीं मालूम था कि अशोक कहाँ का रहने वाला था। वो जो अशोकन पिलर्स हैं वो भी डिसाइफर नहीं हुए थे तब तक। तो जब यहाँ के हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता था, जो तब टिबेटन सोर्सेज जो हैं वो सबसे लाभदायक सिद्ध हुए थे। बुद्धिस्ट सोर्सेज, टिबेटन सोर्सेज और श्रीलंकन सोर्सेज। तो हमारा तो हमको तो तिब्बत तो हमारा मतलब, हम क्या कहें, वो हमारी स्पिरिचुअल भूमि है, तो हमको तिब्बत से क्या वो हो सकता है। ये दलाई लामा, आदरणीय दलाई लामा यहाँ पे है इतने सालों से,
28 27 28 कोई उनके कैंप्स है टिबेटन्स के, आज तक आपने कभी कुछ ऐसी उल्टी सीधी बात आपने कभी सुनी है भारत की तरफ से? वो क्यों? वो इसलिए कि कहीं ना कहीं एट सम लेवल दे आइडेंटिफाई देमसेल्व्स विद हिंदू इंडिया। दैट्स राइट, दैट्स राइट। ठीक है, तो आप जिहादिज्म और कम्युनिज्म से लड़ रहे हैं, तो अगर आपका एक्सटर्नल जो काइनेटिक आपका जो कांटेक्ट है, यानी काइनेटिक कांटेक्ट का आर्टिलरी, टैंक्स, एयर, स्पेस, न्यूक्लियर मैरीटाइम रिसोर्सेज, ये सारी चीजें जो है दोनों बॉर्डर पे, वो जो काइनेटिक ये है, यू आर एक्चुअली दैट काइनेटिक कैपेबिलिटी इज मेंट टू फाइट जिहादिज्म अगेंस्ट पाकिस्तान एंड कम्युनिज्म अगेंस्ट इंडिया। तो अगर आपने इतना बड़ा डिफेंस बजट आपने, मतलब जो भी है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि पर्याप्त है, कभी वो पर्याप्त नहीं, लेकिन एक अच्छी मात्रा में हम पैसा खर्च करते हैं ये काइनेटिक कैपेबिलिटीज एक्वायर करने के लिए। लेकिन ये बताइए कि वहाँ तो कोई बात नहीं है कि जिहादिज्म और कम्युनिज्म से हमारी सेनाएं लड़ रही हैं, अभी भी इस टेम्परेचर पे बैठी हुई हैं। अगर वो नहीं होती तो अभी ये जितने ये कम्युनिस्ट पीएलए के जो सोल्जर्स हैं, जो कि कम्युनिस्ट के जो स्पीयर हेड है, वो पता नहीं कहाँ पहुँच जाए। वो एक बात कह रहा हूँ, जिहादिज्म थैंक गॉड आर्टिकल 370 गया है, तो कुछ तो उस पर फर्क है। लेकिन जब एक्सटर्नली आप अपना काइनेटिक एनर्जी वहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इंटरनली जिहादिज्म और माओइज्म से कौन लड़ेगा, ये बताइए मेरे को, जिस थर्ड फ्रंट की हम बात करते हैं। मैं फिर वही बात कहूँगा कि चाइना से, पाकिस्तान से, इन सब से तो फौज है, सरकार है, ऐसे लोग हैं। लेकिन जिस थर्ड फ्रंट की बात, और जो बार बार रावत साहब ने भी कहा कि भाई भारत जो है वो 2.5 युद्ध लड़ रहा है, तो वो 2.5 कह लें, 3 कह लें, लेकिन इस जो इस वक्त शाहीन बाग दिखता है, किसानों का आंदोलन दिखता है, हर छोटी छोटी बात को स्पार्क कर दिया जाता है, मोदी को ट्रोल करने वाली पॉलिसी यहाँ बहुत ज़्यादा चलती है, यहाँ संसद को भी फ्रीज करने की कोशिश करती है, और कोर्ट राफेल पे भी एक्सपर्ट है, किसानों के बिल पे भी एक्सपर्ट है, लेकिन कोर्ट अपना ही आदेश इस देश में नहीं मनवा पाती। अगर मनवा पाती तो 3 लोगों को इंटरलोकर बना करके आपने शाहीन बाग पे भेजा था, तो हटा नहीं पाया। तो मेरा जो कंसर्न है सर, कि आप जो बात कह रहे हैं, सरकार अपना काम करे, लेकिन देश के आम नागरिक को जिसकी ये खतरा समझ में आ गया है कि एक तो इस्लामिक जिहाद और एक नास्तिक वामपंथी जिहाद, इनका जो गठजोड़ है, ये तो भारत के अंदर भारत की संसद को, भारत की पुलिस को, भारत की सरकारों को एक तरीके से हिला के रखे हुए है। तो ये उस आम नागरिक को क्या करना चाहिए? आम नागरिक को ये समझना चाहिए कि जब आप चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करते हैं, या बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो पाकिस्तान से होकर गुजर रही है, BRI या CPEC, जब उसकी बात करते हैं, तो आप केवल वो टेरिटोरियल इम्ब्रेस या वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात नहीं करते हैं। एब्सोल्युटली। अगर दोनों का टेरिटोरियल इम्ब्रेस हुआ है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुआ है, तो जिहादिज्म और माओइज्म का भी गठजोड़ हुआ है। आप समझ रहे हैं? अच्छा, इन दोनों का आप जो गठजोड़ करें, ये निकाह है या निकाह मुता है? अब ये इस गठजोड़ में आप देखें तो उसका उदाहरण आपने सबसे पहले देखा, आपने JNU में देखा। साहब यूं ही मत समझ लीजिए कि चंद छात्र वहां खड़े हो गए और भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। उन्होंने जानबूझ के ये नारा दिया, वो उसी जिहादिज्म और कम्युनिज्म, यानी कि जो चाइनीज और पाकिस्तान फ्रंटियर है, इट हैड ट्रैवल्ड ऑल द वे इनटू JNU। वहां तो आप उम्मीद करते हैं कि आपके जवान जिहादिज्म से लड़ते हुए और कम्युनिज्म से लड़ते हुए अपनी जान देंगे। अभी -50 डिग्री सेंटीग्रेड में वहाँ पे डिप्लॉयड रहेंगे, लेकिन ये JNU में
जो ये चाइना और पाकिस्तान का जो जिहाद माओइज्म है उसके खिलाफ कौन लड़ेगा? आपने कुछ नहीं किया। आप यहाँ कहते हो कि नहीं नहीं, ये तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये डेमोक्रेसी का हिस्सा है। तो अगर यही डेमोक्रेसी का हिस्सा का अगर लॉजिक लेके हमारे जवान चले तो कहां आपका देश होगा? इसका कभी आपने वो सोचा है? आपने वहां पर रोका नहीं इनको। इसका क्या मतलब है साहब? केस चल रहे हैं, रोज बहस हो रहे हैं, उस पे ये हो रहा है, वकील अपना दलील दिए जा रहे हैं, जज साहब जज साहिबा उसको पोस्टपोन किए जा रहे हैं। वो क्या है, वो उमर खालिद जो है वो हीरो की तरह जा रहा है, कोर्ट में आ रहा है, कोर्ट में अब अंदर गया है। और क्योंकि आपने उसको नहीं रोका इसीलिए शाहीन बाग हुआ। और शाहीन बाग में ये तमाम जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जिहादिज्म, उसकी कई, ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, पॉपुलर ये जी, मुस्लिम और लीग और और चाइना स्पॉन्सर्ड कम्युनिज्म, ये पूरा का पूरा ये तत्व यहाँ पे इकट्ठा था। ये पूरा का पूरा तत्व वहाँ पे इकट्ठा था। इसके खिलाफ कौन लड़ेगा? मैं वही बात कर रहा हूँ सर, कि मुझे याद है कि विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी कंसर्न, मैं और आप दोनों बेगूसराय गए थे। वहाँ कौन जीतना था हमारा शायद मतलब नहीं था, लेकिन आपने मिलके उस आदमी को जो भारत तेरे टुकड़े कर रहे हैं उसको सबने टिकट दिया। उसमें मुसलमान भी साथ थे, उसमें जिहादी भी साथ थे, उसमें लेफ्टिस्ट भी साथ थे, उसमें और पार्टियों का भी आदान प्रदान था। तो आपने हरा दिया उसको, वो हार गया। लेकिन क्या ये ताकतें दोबारा दूसरी ताकत से बाहर नहीं आएंगी? क्या मुझे बताइए कि खालिद उमर के सिलसिले में दुनिया के 200 लोगों ने सिग्नेचर किए। सर एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए दुनिया में हर कंट्री की अपना जियोपॉलिटिकल इन्वायरमेंट है। बात मानेंगे आप इसकी? आपका एक जियोपॉलिटिकल इन्वायरमेंट था। वो जियोपॉलिटिकल इन्वायरमेंट जब विशिएट हुआ तो मैं जैसा कहता हूं कि मजहब भारी पड़ा और मुल्क के दो टुकड़े हो गए। ठीक है ना? एक जियोपॉलिटिकल इन्वायरमेंट था। वेस्ट एशिया में शेखडोम्स हैं, शिया सुन्नी राइवलरी है, इजराइल एक बड़ा फैक्टर है, वो एक जियोपॉलिटिकल इन्वायरमेंट है। उसी तरीके से यूरोप का एक अपना जियोपॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, ब्रिटेन का अपना एक जियोपॉलिटिकल इन्वायरमेंट है। अब ये पता नहीं, आप चाहे आप ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का ले लें, आप तमाम सिंगापुर, मलेशिया, ये जितने कंट्री, उनके अलग जियोपॉलिटिकल इन्वायरमेंट है। ये कौन सी आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की आप बात कर रहे हो? किस कंट्री वाला? आप मुझे बताएं ना, कौन सी कंट्री वाला? मलेशिया वाला मॉडल, सिंगापुर वाला मॉडल, सऊदी अरेबिया वाला मॉडल, कहां का मॉडल बताइए आप? रशिया वाला मॉडल, चाइना वाला मॉडल, सबने को पता है। ये क्या लोग हमारे यहां ये एक अलग डिस्कोर्स चला सके साहब? आप बैठे हुए हैं यहां के कोर्ट्स में और आप दुहाई दे रहे हैं ब्रिटेन का, जो कि खुद ही मतलब वो तो खुद चाइना का बायोलॉजिकल वॉरफेयर का शिकार बन चुका है। ये जो सेकंड जो आया ना, ये जो सेकंड अटैक आया है कोविड का, ये जान लीजिए ये सिर्फ इसलिए चाइना ने अनलीश किया है क्योंकि ब्रिटेन ने अभी अपना वो एयरक्राफ्ट कैरियर क्वीन एलिजाबेथ, वहाँ HMS एलिजाबेथ वहाँ पे डिप्लॉय किया था, अब किया है अभी। वो ठीक सिर्फ उसी के लिए ये है। लेकिन आप देखें ना कि इसी कारण से वहाँ के प्राइम मिनिस्टर की विजिट भारत की कैंसिल हो बिल्कुल गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि देखिए मैं इतने उस पे मैं गहराई में मैं नहीं जाना चाहता कि क्या भी सिचुएशन है वो इंडो पैसिफिक रीजन में या चाइना के ईस्टर्न कोस्ट पे, लेकिन चाइनीज़ की तो उनकी दम निकल रही है वहाँ पे। तेवर आप देखिए, ताइवान के तेवर
जापान के तेवर साउथ कोरिया, तो उसने उसने ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर अनलीश किया। लेकिन हमारे यहाँ जो लोग ये इनको ये समझ, क्या सॉरी, ये मुंह से एक गंदा वर्ड निकल रहा था, ग्रेट ब्रिटेन नहीं, ब्रिटेन है? क्या करूं, हम भी नहीं नहीं, ये शिक्षा व्यवस्था के हम भी करेक्ट, हाँ वो शिकार तो हो गए हैं। ब्रिटेन की आप दुहाई देते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की। क्या ब्रिटेन को ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था? क्या हमने उनको ट्रांसफर ऑफ पावर किया था कि ना उन्होंने किया था? क्या ब्रिटेन हमारा गुलाम था? और आप सडनली 47 के बाद आप फ्रीडम ऑफ स्पीच और वो जैसे जैसे ब्रिटेन और फ्रांस से अपने आप को कंपेयर करते हैं। आप कंपेयर करते हैं उनसे, और आपके जो नेबर्स जो हैं, आपका जो जियो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है वो डिटरमिन होता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना है, चाइना, श्रीलंका, मालदीव्स, म्यांमार, उससे गवर्न होता है। नहीं, वहां तो मुंह खोलते ही गर्दन काट देते हैं, तो वहां वो फ्रीडम वही स्पीच की वही बात। वही वही मैं कह रहा हूं। दीज आर द पीपल हु आर मेकिंग द योर थर्ड फ्रंट वीक। दीज आर द पीपल हु आर मेकिंग थर्ड फ्रंट वीक। और माननीय जितने हमारे राजनेता हैं और जो हमारे न्यायपालिका है, उससे मैं पूछना चाहता हूं कि ये थर्ड फ्रंट की लड़ाई कौन लड़ेगा? -50 में जिहादिज्म फाइट कर रहा है लोग कश्मीर में, -50 में वहां भी कर रहा है, लद्दाख में। लेकिन ये हिंदुस्तान में जब आप अपने एयर कंडीशनड कमरों में बैठे हुए हैं, तो आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा? मुझे ये बताइए आप। सर मुझे मैं थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट बात है, लेकिन इसलिए कहना चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ न्यायपालिका चलाते हैं, उनका जब मैंने अध्ययन किया तो मुझे पता चला कि किसी भी जज साहब की सैलरी इनकम टैक्स नहीं उन पर लागू होता, वो इनकम टैक्स नहीं देते। उनका एक क्लोजरियम बना हुआ है, भारत सरकार ने वो एक फंड देते हैं, वो कहते हैं साहब हमें सरकार फंड नहीं देती, हमारा तो अलग से फंड मिला हुआ है। उनके बैंक की कोई जानकारी लीक नहीं होती, उनके बैंक का कोई कहाँ से पैसा आएगा वो होते ही नहीं, ये बना हुआ है। अब आप मुझे बताइए, हर छोटी छोटी चीज पर इस देश में जब संसद ने कोई बिल पास कर दिया है, संसद इज द सुप्रीम बॉडी ऑफ द लोकसभा इन डेमोक्रेसी, हाउ 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 कोर्ट कम इनटू द पिक्चर कि वो हर बात में आकर अड़ंगा लगाएगी और कहेगी कि साहब इस आंदोलन को ऐसा करिए वैसा करिए। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कभी कभी मुझे लगता है कि सत्ता के जो अंग हैं, डेमोक्रेसी के जो अंग हैं, वही आपके भारत के राष्ट्र के खिलाफ नजर आते हैं। क्या किसी को मतलब टेक्निकल तरीके से तय होगा कि तिब्बत से कैसे संबंध रखो, पाकिस्तान से कैसे संबंध रखो, एक टेररिस्ट पकड़ लिया जाता है तो भी हम उसके बारे में इतना, तो ये जो व्यवस्था के अंग हैं, यही मुझे कभी कभी लगता है कि राज सत्ता के लिए एक बाधा बनते हैं, एक सवाल खड़ा करते हैं। आप मुझे बताइए ना कि खुल्लम खुल्ला कहा जा रहा है हमने इंदिरा गांधी को ठोंक दिया, हम इसे भी ठोंक देंगे। आप कनाडा का आदमी आपके बारे में बोल रहा है, कोई बाहर से पैसा आ रहा है। तो मेरा कहने का सेंस है कि आज सरकार ने पूछा, जब कोर्ट में बहस हुई है तो कहा ना उन्होंने कि बाहर से फंडिंग हो रही है, तो आपके अटॉर्नी जनरल ने माना। लेकिन सवाल यह है कि कोर्ट ने फैसला तो ऐसा दिया ना, आप स्टेट को वीक करना चाहते हैं, आप राज सत्ता को वीक करना चाहते हैं, तो फिर आप ही राज सत्ता में बैठिए। आप काला कोट पहन करके राज सत्ता चलना चाहते हैं। पहली बात कि ये ठोकने वोकने वाली बात जो है ना, मैं फिर से कहता हूं, और जो लोग ये कह रहे हैं ठोकने का, अगर ये भारत है आपकी, आपको यहाँ इज्जत मिल रही है, आपसे मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, मैं यही बात कर रहा हूँ। मैं ये जो खालिस्तानीज और जो खालिस्तानी माइंडेड लोग जो हैं, मैं अपनी बातें मिन्स नहीं करता, उनको मैं कह रहा हूँ कि ये भारत है कि आपको इज्जत मिल रही है इतनी, क्योंकि आपको हम अपने समझते हैं, अपना भाई समझते हैं। और इज्जत का एक ये कारण है क्योंकि आप उसी ऐतिहासिक सनातन संस्कृति के आप प्रोडक्ट हो। दुनिया में आपको कोई इज्जत नहीं देगा। आप एक यूरोपियन से पूछिए जाके, जहां पर ये खालिस्तान के बहुत बड़े हीरो बने हुए हैं और काम मंत्री बने हुए हैं, और वो गंदा सा मंत्री अपनी गंदी सी शक्ल लेके यहां पे आया इस किसान आंदोलन में। वो
वो गंदा सा मंत्री, वो गंदी सी शक्ल लेके यहां पे बैठा, इन लोगों ने बैठाया, शाहीन बाग के लोगों को बिठाया, शर्जी मिल इमाम की रिहाई की बात की। वो गंदा सा लॉयर, वो गंदा सा लॉयर, 1 रुपए उसको फाइन देनी थी, उस पर भी आपने उसका रवैया देखा, उसको आपने बिठाया। ये सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि कोई इस भुलावे में ना रहे कि भाई देखिए, हम ये तो बात हमने कहा है कि ये सनातन धर्म है, इसमें से मजहब निकलते रहते हैं। कल फिर कोई पैदा होगा जो कहेगा मैं पैगंबर हूँ, कल फिर मैं कोई। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि यहाँ पर तो हमारे लिए जितने हमारे सिख गुरु हैं, हम तो उनको भगवान मानते हैं साहब। और मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूं, मैंने बहुत पढ़ा हुआ है। आई नो। मैंने आज तक पुष्पेंद्र जी, मैंने जो भी मैंने पढ़ा है, जो सिख स्क्रिप्चर्स हैं, गुरु ग्रंथ साहब से लेके और उसके जितने शब्द सुने हैं, मैं आपको कहता हूं कि मैं एक भी ऐसा श्लोक या एक भी वाणी मैंने ऐसी नहीं सुनी हो जो कि दिल को सुकून न पहुंचाया। लेकिन ये गुरुओं के भी भक्त नहीं है अपने, ये गुरुओं के नहीं हुए। अरे जो हिंदुस्तान का नहीं हुआ वो गुरु का क्या हो सकता होगा ये? हाँ, जिनका और हम तो फिर भी, हमारे लिए तो गुरु गोविंद सिंह साहब पूजनीय है, गुरु नानक जी महाराज पूजनीय है। अरे कनाडा का वो गंदा सा अंग्रेज, उससे जाके बोलो कि वो गुरु ग्रंथ साहब के बारे में क्या करता है। वो बोले व्हाट गुरु ग्रंथ साहिब, हु वाज गुरु गोविंद सिंह, और तुम हमको यहां पर धमकी दे रहे हो। हमको धमकी दे रहे हो। अगर आप भारत की संस्कृति नहीं जानते हो तो आप एक अच्छे सिख भी नहीं हो सकते हो। तो ये धमकी देना मैं ठोक दूंगा। अरे देखो, ऐसा है कि अंग्रेजों ने, आपको मालूम है 1860 के टाइम में ये आर्म्स एक्ट बनाया और पूरे हमारे जो हिंदू समाज है उसको मतलब इन्होंने डीवेपनाइज कर दिया, डिसआर्म कर दिया। और इस बात का जिक्र जसवंत सिंह साहब ने लिखा है। वो कह रहे थे, एक बार मैं जा रहा था कहीं पे, तो उनकी उस समय वो राजनीति में बहुत तब तक सक्रिय हो चुके थे, तो उनकी कहते मेरी माता जी हमेशा हमसे पूछती, बेटा सब सामान रख लिया, हथियार रख लिया? ये जसवंत सिंह साहब ने ये लिखा है कि हथियार रख लिया, सारा सामान रख लिया। हमारे यहाँ डीवेपनाइज कर दिया गया। डिवाइड एंड रूल की उनकी चाल थी, आपने देखा यहाँ पे। तो इनको चलो, जो सिख मजहब के जो अनुयायी हैं उनको बोला गया भाई कि गुरुओं मतलब जो आखिरी गुरु हैं उनके आदेश अनुसार इतनी बड़ा तलवार और ये वो आपको ये अलाउड है। और हमारे यहाँ कुछ है कि 4 इंच से आप ज़्यादा वो नहीं ले सकते और वो नहीं रह सकते। तो तुमको अगर संविधान ने प्यार और मोहब्बत और इज्जत से कोई एक पवित्र काम के लिए दिया, उस और वो तलवार लेके तुम हमको डराते हो, उससे तुम अपवित्र काम कर रहे हो यार। और तुम क्या सोचते हो? एक और बात कह देता हूं, और ये बात हो चली जानी चाहिए कि इस आजाद भारत में जो रिपब्लिक डे है हमारा, ये सबसे पवित्र कार्यक्रम है। जितने कॉन्टिजेंट्स निकलते हैं, जितनी झांकियां होती हैं, वो मंदिर का दर्शन है। और अगर हमारे मंदिर को अगर छेड़ा, चाहे वो जिहादी हो, चाहे माओवादी हो या कोई हो, याद रखना जंग होगी, खून बहेगा। देखते हैं तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हारे बाप की क्या औकात है कि तुम यहां पर तुम धमकी दे रहे हो कि हम परेड नहीं होने देंगे। तुम हो कौन जो इसके पहले वो मफलर वाला, हाँ, वो आजकल वो मफलर वाले ने किया था, अब ये हीरो बन रहे हैं यहाँ पे। वो भी उपवास रख रहा है। साहब मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि अगर ये किसी ने इसको ये रोकने की कोशिश की,
जो हमारा राष्ट्रीय पर्व है, जहां पे हम अपने देश की शक्ति को दिखाते हैं। नहीं, 26 जनवरी परेड तो और है ही। इसको अगर धमकी, अगर तुमने नुकसान पहुंचाने के लिए तो तलवार से तलवार लगा देंगे, फिर हम देखेंगे, कि हमारी तलवार कितने इंच की होती है। नहीं, धमकी दे रहे हो। इसमें तो एक और बात है कि परेड तो है ही, लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान, तुम संविधान अरे को जाके तोड़ रहे करना है हो। तो जाके कनाडा का परेड वो करो ना, पता नहीं परेड करते भी है कि नहीं। जाके मैंने इनके ऑफिसर से कहीं मिला हूं कनाडा का, और उनकी भी शक्ति मैं जानता हूं। मेरे साथ कुछ ने कोर्स भी किया हुआ है। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है यूएन मिशन। आज तक कनाडा ने अभी मॉडर्न उसमें कभी कोई जंग नहीं लड़ा है। और जो आईएसएफ था ना, ये नाटो वेटो, इनका कंट्रीब्यूशन रहता है 5 सोल्जर, 7 सोल्जर, ठीक है। उसमें भी एक मारा जाए तो इनके यहाँ मतलब 2 साल तक मातम होता है। तो जाके उनके लिए लड़ो ना। ये क्या हमारे यहाँ क्या तलवारबाजी करते हो? हम तो भाई तलवार नहीं, अगर तलवार से तलवार टकरा देंगे, जरूरत पड़े तो भाला भी निकाल लेंगे। लेकिन मतलब तुम ये भारत राष्ट्र को ये चैलेंज धमकी नहीं करने लगे, चलेगी। भारत राष्ट्र की आस्थाओं को, सरोकारों को आप चैलेंज करने लगे। दिस नॉट कैन बी एक्सेप्टेबल सर।